एसडीएम एक लिस्ट बना के ले आया, 58 लोगों के नाम लिखे हुए थे उसमें। उसने कहा नहीं भाई 2 और लिख दे इसमें, तो मुझको और अपने को तो तू जोड़ना भूल ही गया इसके। उसने कहा क्यों? उन्होंने कहा हम 2 को नहीं लिखेगा तो फिर आ जाएगा ऊपर से, कोर्ट मार्शल हो जाएगा हमारा कि लिस्ट कंप्लीट नहीं भेजी। दूसरी तरफ देखिए इसकी जो जड़, जो मूल जड़ आ रही है कि ऐसा आज क्यों हो रहा है, मैं उस पर जा रहा हूं कि भारत को हम बड़े गौर के साथ, मतलब बड़े गर्व के साथ कहते हैं हम दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है, लेकिन 47 के बाद से प्रजातंत्र के अंदर जिस चीज को डेवलप किया, विकसित किया गया यहां पे, मैं उसे फ्यूडोक्रेसी बोलता हूं। फ्यूडलिज्म प्लस डेमोक्रेसी का संधि मिला करके फ्यूडोक्रेसी, कि ये सामंतवादी प्रजातंत्र जो यहां पे डाला गया कि आप कश्मीर से लेकर के और नीचे तमिलनाडु तक चले जाइए, 20 परिवारों ने इस देश के ऊपर राज किया। तो दिक्कत यही है क्योंकि अब ये परंपराएं टूट रही है। नाम परिवारों के मालूम है सबको, तो ब्यूरोक्रेट को भी मालूम है कि भैया घूम फिर करके यही परिवार वाला आना है। आज ये चला गया, कल वो आ गया। अभी मजाक देखते हैं ना ये लोग जब वो बात करते हैं कि वहां सरकार तोड़वा दी, वहां ये कर दिया, वहां डिफेक्शन हो गया। अरे भाई भजन लाल ने क्या किया था हरियाणा के अंदर, उसे लोग भूल गए कि पूरी पार्टी की पार्टी और कैबिनेट लेकर के चला गया था, वो भी तुमने करवाया था। इसके बाद इन्होंने एक और चीज की जिसे मैं कहता हूं पारिवारिक डायनेस्टिक रूल, पारिवारिक राज्य। और उस डायनेस्टिक रूल के अंदर आपको चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो और चाहे पॉलिटिकल सपोर्टर हो, आपको डायनेस्टिक स्लेव चाहिए था। पूरे कांग्रेस का इतिहास उठा के देख लीजिए, एक अकेले सुभाष चंद्र बोस अलग खड़े हैं जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट का अध्यक्ष चुनाव लड़के जीते, और एक शायद बाद में आया है, शायद पद्मकांत मालवीय, अर्ली 50s के अंदर। कभी डेमोक्रेटिक वैल्यू नहीं लाई गई। तो जब आप, जो दल हमारे पे राज कर रहा है, जब उस दल का ही प्रजातांत्रिक आधार नहीं है, तो वो प्रजातंत्र को सुदृढ़ करेगा। पहली बार जब चुनाव हुए उस समय क्या बूथ कैप्चरिंग नहीं हुई शुरू? क्या वोटें खरीदनी नहीं शुरू हुई? क्या वोटें बेचनी नहीं शुरू हुई? क्या इलेक्शन रिजल्ट नहीं बदलवाए गए? ये तो सन 37 से शुरू कर दिया था कांग्रेस ने जातिवाद। शिकायत गई थी सरदार पटेल और मौलाना आजाद के पास बिहार की, कि बिहार में जो टिकट कांग्रेस दे रही है वो टिकट जो है जाति के आधार पर दे रही है। और सरदार पटेल ने जब जवाब तलबी की तो राजेंद्र बाबू का जवाब था कि हाँ आप पे शिकायत सही गई है, तो यहां जो कैंडिडेट चुने जा रहे हैं वो इसलिए चुने जा रहे हैं जाति के आधार पर कि हमें जीतना जरूरी है। तो जिन चीजों को आपने समाज में डाला, अब उन चीजों का एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, गुणात्मक प्रभाव, कि वो फिर हर क्षेत्र पे आती है निकल करके। और मैं तो खुद आईएएस की सिलेक्शन कमेटी में बैठा हूं एक बार, एक हफ्ते तक, और उसके बाद में मुझको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। तो जब मैंने वहां सवाल पूछने शुरू किए, मैंने देखा जो साहब चेयरमैन थे मेरे साथ, बोर्ड के मेंबर थे यूपीएससी के, वो एक इलाके के कैंडिडेट अगर आए तो उनसे बड़े आसान सवाल पूछते थे, दूसरे के इलाके के आए तो उनसे बहुत कठिन सवाल पूछते थे। तो मैंने कहा ये क्या तमाशा हो रहा? तो जब मैंने कठिन पूछने शुरू किए तो मुझको बोलते हैं यू आर आस्किंग देम वेरी टफ क्वेश्चंस। मैंने कहा हाँ साहब, दे आर एंटरिंग द टफेस्ट सर्विस ऑफ द कंट्री, व्हाई शुड आई आस्क? उसके बाद मुझे कहिए यूपीएससी में आईएएस की सिलेक्शन कमेटी में नहीं बुलाया। फिर एक बात और सोचिए, आईएएस के अंदर, आईएएस से मेरा मतलब पूरी सिविल सर्विसेज से, और देखिए माफ कीजिए हाथ जोड़ के कहता हूं मैं सारे आईएएस के ऊपर आक्षेप नहीं लगा रहा, लेकिन उन पे मेरे आक्षेप ज्यादा है जो उसका पद का फायदा उठाते हैं और अपने परिवार का फायदा उठाते हैं और वो सब करते हैं। बहुत अच्छे आईएएस ऑफिसर्स भी है, मेरे मित्र भी है, मेरे स्टूडेंट भी है आईपीएस आईएएस। मैं दिल्ली के विश्वविद्यालय के कॉलेज में पढ़ाता था, ये ऑनर्स हिस्ट्री में, जब स्टूडेंट थे हिस्ट्री वाले, मैं उनसे पूछता था भाई हिस्ट्री क्यों नहीं, साहब आईएएस में बैठना। अच्छा आईएएस में क्यों बैठना? और आप विश्वास करेंगे कि 80 के दशक में आईएएस से ज्यादा वो कहते थे हमें सेंट्रल सर्विसेज में जाना है, एक्साइज में, इनकम टैक्स में, कि उसकी जो वैल्यू है कि मेरे दहेज के अंदर ही मुझे 2 करोड़ मिल जाएगा। मैंने ऐसा उदाहरण देखा है कि बिजनेस घराने ने, आईसीएस के इनकम टैक्स ऑफिसर था सिविल सर्विसेज का, उसके साथ अपनी बेटी की शादी कर दी। बहुत ईमानदार था, 3 महीने बाद बेटी को वापस ले गए कि हमने कोई भूखा मारने को थोड़ा शादी की थी बेटी को दे। ऐसे ईमानदार लोग भी, लेकिन ऐसे ईमानदार लोग जो हैं उनकी जो सीढ़ी है ऊपर चढ़ने की, मैं एक आईएएस ऑफिसर को जानता हूं
जिसने डिस्टिलरी फाइल में लिख दिया था गोवा के अंदर पोस्टेड होते हुए कि चीफ मिनिस्टर मुझको जबरदस्ती प्रेशराइज कर रहा है मेरे ऊपर कि फला फला को डिस्टिलरी का लाइसेंस दे दिया जाए, और साइंस अफसर को पोस्टिंग्स में और उसमें काफी सताया गया देकर के। मैं एक डीएसपी जानता हूं, आप भी शायद जानते होंगे, डीएसपी रावत हुए थे यूपी में, सीआईडी में थे, मेरठ में पोस्टेड थे, और वो दहशत थी रावत की, उन्हें पुलिस वालों तक को नहीं छोड़ा था। रिक्शा वाला बन गया, जो मुफ्त में रिक्शा वाले से बैठ जाते थे ना बिना पैसे दिए हुए, उन तक को बंद कर देता था। कानपुर ट्रांसफर हुआ, वहां कानपुर के किसी बड़ी इंडस्ट्रीज का कोई केस पकड़ा, उसको सस्पेंड कर दिया गया, ताजिंदगी वो आदमी सस्पेंड रहा और उसके बच्चे भूखे मरे। तो दिक्कत यह है कि जितने ईमानदार लोग हैं, मेरा अपना एक्सपीरियंस बहुत है एचआरडी मिनिस्ट्री को डील करते हुए, मैं अगर आपको उदाहरण देना शुरू करूं कि कैसे वहां जो ईमानदार लोग हैं उनको मार्जिनलाइज किया जाता है और किस तरीके से जो बेईमान है उनको उठाया जाता है। भाई ने तो वो 19 कागजात बाहर निकाल के दे दिए थे जब सोमनाथ चटर्जी ने चिट्ठी लिखी थी मनमोहन सिंह को कि वेद प्रकाश को यूजीसी का चेयरमैन बनाओ। वो चिट्ठी सोमनाथ चटर्जी की लिखी हुई और उसके बाद मनमोहन सिंह की चिट्ठी लिखी हुई कपिल सिब्बल साहब को, और पूरी प्रक्रिया कैंसिल करके, सिब्बल शायद नहीं बनाना चाहते थे उनको, उनकी मिनिस्ट्री हटने के बाद में वो जो आए पल्लव राजू साहब। तो किस तरीके से मैनिपुलेशन होते हैं वहां पे, किस तरीके से टेंडर देने के अंदर चीजें की जाती हैं, अंदर बुला के कमरे में पहले सब सेटिंग हो जाती है।